बच्चों लोग आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। अब ध्यान देना, तो इसमें एक टर्म होता है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं? तो जब जिस कंपाउंड में मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड बना हुआ रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ये दो टाइप का होता है, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है जब मेटल और जो कार्बन का बॉन्डिंग है उसमें सिग्मा टाइप होगा तो उसको बोलते हैं सिग्मा टाइप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और अगर मेटल और कार्बन का बॉन्ड में पाई बॉन्ड का पार्टिसिपेशन होगा उसके उसमें बोलते हैं पाई टाइप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो सिग्मा टाइप का एग्जांपल क्या होगा? तो आप जानते हो गिरनार्ड रिएजेंट, RMGX या फिर RLI या फिर CdR2। इन सब केसेस में क्या है, ये सिग्मा टाइप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक सॉल्ट होता है जाइज सॉल्ट, ठीक। इसमें होता क्या है कि पीटी मेटल का अराउंड 3 Cl लिगेंड होता है और एक इथीन मॉलिक्यूल का जो पाई बॉन्ड है वो लिगेंड की तरफ पार्टिसिपेट करता है, यानी पाई जो क्लाउड है वहां से लिगेंड की तरफ पार्टिसिपेट करता है। इसको बोलते हैं हम जाइज सॉल्ट बोलते हैं, जाइज सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना, इसका फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जाइज सॉल्ट का फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को आप याद रखोगे, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला लिखना है तो ध्यान देना, जो इथीन लिगेंड है उसके बाहर एक सिंबल N की तरह लिखा हुआ है, ठीक है। उसका पावर 2 है। पावर 2 का मतलब क्या है? आपका जो यहाँ जो क्लाउड आ रहा है वो उसमें दो कार्बन का पार्टिसिपेशन है, तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए यहाँ पे 2 पावर में 2 लिखा हुआ है। ये जो पावर 2 लिखा हुआ है ये आपका नंबर ऑफ कार्बन बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन बता रहा है, ठीक है। आपके पाई टाइप के कंपाउंड में ही, आपके पाई टाइप के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में ही कुछ कंपाउंड का और भी नाम याद रखना। कुछ बोलते हैं हम लोग सैंडविच कंपाउंड, जैसे एग्जाम्पल देखना, क्रोमियम है, और यहाँ लिखा हुआ बेंजीन, C6H6 बेंजीन है जो 2 है, और यहाँ पे देखो एक सिंबल N का पावर 6 है। 6 मतलब यहाँ पे 6 कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे मान ले आपके पास पता है कि बेंजीन के फिगर में कितना पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो बेंजीन के फिगर में तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो होता है कि क्रोमियम के ऊपर में एक बेंजीन रिंग होता है और नीचे में एक बेंजीन रिंग होगा। दोनों का जो पाई क्लाउड होगा वो एक साथ क्या होगा, क्रोमियम को डोनेट किया जाएगा। यानी आपको पता है कि एक रिंग से कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? एक रिंग से 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इस कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आप ध्यान देना, आप बोल सकते हो कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है, क्योंकि बेंजीन पे कोई चार्ज है नहीं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 0 होगा तो वहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 24 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और 2 बेंजीन से कितना इलेक्ट्रॉन आने वाला है? तो ईच बेंजीन रिंग से, यानी हर बेंजीन रिंग से कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो दो रिंग से कितना आएगा? 12 आएगा, तो 12 लिख देंगे, तो टोटल कितना होगा? 36, ठीक। ये ध्यान देना। अगला ध्यान देना, एक जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल में भी आप देखोगे तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड से दो दो इलेक्ट्रॉन होगा। ऊपर जो चार्ज नेगेटिव है वहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, तो टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 6 होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं आयरन, एक मॉलिक्यूल नाम होता है, ठीक है। वो चलो, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में पाई क्लाउड कितना आपको दिख रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास Rn+2 है, एक कंपाउंड का नाम है फेरोसिन। फेरोसिन में होता क्या है कि आयरन जो है, आयरन लिगेंड के पास, ठीक है, यानी आयरन मेटल के पास ऊपर और नीचे से दोनों जगह से, ठीक है,
आपका जो क्लाउड है वो पार्टिसिपेट करेगा, आपका जो क्लाउड है वो पार्टिसिपेट करेगा। किस इस आयरन +2 में आप देखो ध्यान से बच्चों लोग, इस मॉलिक्यूल का एक पार्ट ऊपर से आएगा लिगेंड की तरफ और एक पार्ट नीचे से आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि एट ए टाइम में ये मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब दिख रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से 6 है, तो ऊपर से भी 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, नीचे भी 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम फेरोसिन। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं ध्यान देना। इस तो Fe यहाँ देखोगे, ये जो आपका लिगेंड की तरह जो मॉलिक्यूल कर रहा है उसमें कितना कार्बन है, तो इसमें 5 कार्बन है, C5H5 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक सिंबल जो N है उसके ऊपर 5 लिखा हुआ है। ये 5 बता क्या रहा है, तो नंबर ऑफ कार्बन जो पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोसेस में। आपको पाई क्लाउड का जो डोनेशन हो रहा है उसमें कितना कार्बन पार्टिसिपेट करने वाला है, तो आपको दिख रहा है कि आपके रिंग में 5 कार्बन है, उससे यहाँ पे क्या होगा, ये 5 फिगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये नोटेशन क्लियर होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेरोसिन मॉलिक्यूल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो ध्यान देना। अब इसमें चूंकि इस पे साइन नेगेटिव है, इसमें साइन नेगेटिव है, तो -2 अगर नेगेटिव होगा तो आयरन का चार्ज कितना होगा, +2 होगा। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो उसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा आपके पास, तो 24 इलेक्ट्रॉन आपके पास बचने वाला है। बस समझ में आ रहा है। और जो लिगेंड है, तो ईच लिगेंड में कितना इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होने वाला है, तो क्या होगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बायोलॉजिकल सिस्टम में कहाँ का एप्लीकेशन होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो क्लोरोफिल है उसमें Mg+2 मेटल होता है। तो हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें Rn+2 होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है, इवन आपके पास जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है उसमें जिंक एलिमेंट जिंक होता है। ये आपको पता होना चाहिए किस सिस्टम में कौन कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज हम लोग मेडिसिन में भी करते हैं। तो मेडिसिन में एक कंपाउंड होता है सिस्प्लेटिन कंपाउंड होता है Pt, 2 अमोनिया इधर सिस कॉन्फ़िगरेशन में और 2 क्लोरीन सिस कॉन्फ़िगरेशन में, इसको बोला गया सिस्प्लेटिन। इसका यूज करते हैं हम लोग एंटी कैंसर एजेंट। ठीक है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है सिस्प्लेटिन का। सिमिलर ध्यान दोगे आप लोग, चलो EDTA-4 ये जो कंपाउंड होता है लेड पॉइजनिंग में आप में हेल्प करता है। जैसे मान लें अगर गलती से आपके बॉडी के अंदर लेड चला जाता है, एक सा रूल क्या होता है, लेड को अब्जॉर्ब करेगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी यहाँ पे ये लिगेंड की तरह काम करेगा और लेड को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो एक लेड के पॉइजनिंग में के ट्रीटमेंट में EDTA-4 का यूज किया जाता है। कैटलिस्ट में ध्यान देना, तो कैटलाइसिस में भी यूज करते हैं लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो एक होता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, इसका यूज करते हैं हम लोग टू फॉर्म हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में इसको बोलते हैं SDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। SDP मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में, यानी इसके फॉर्मेशन में इसको कैटलिस्ट तरह यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, किसको, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का प्रेजेंस में आपका जो इथीन मॉलिक्यूल होता है, इथीन मॉलिक्यूल में अगर हम इस कैटलिस्ट को यूज करते हैं TiCl4 प्लस Al(C2H5) ऑल थ्राइस, तो फॉर्म करता है SDP का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन फॉर्म करता है। ठीक है, समझ ध्यान ना, एक कैटलिस्ट होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट में ध्यान देना, RH रोडियम। ठीक है, रोडियम कौन सा होता है, तो कोबाल्ट के ग्रुप का मेटल।
ठीक है, मेटल रोडियम है, इसमें लिगेंड कौन कौन सा होगा, तो लिगेंड होगा क्लोरीन एंड पीपीएस थ्री हॉल थ्राइस, यानी पीपीएस थ्री लिगेंड है, उसका 3 लिगेंड यहाँ पे होगा। इसको बोलते हैं लोग विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, इसका यूज किया जाता है यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन, यानी अल्किन को अल्किन में चेंज करने के लिए इस कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। आपको ध्यान देना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस कैटलिस्ट में RH का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इन RH का शेप क्या होगा, इन इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो गौर करना, क्योंकि पीपीएस थ्री, जो पीपीएस थ्री लिगेंड है उस पर चार्ज 0 होता है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो RH का जो चार्ज होगा हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा +1। अब देखना RH जो है कोबाल्ट के ग्रुप का पार्ट है, तो कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, D7S2 होता है कोबाल्ट में, तो RH का भी क्या होगा, D7S2 होगा, लेकिन चूंकि RH में +1 चार्ज आ चुका है तो एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, S से इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा D7S1 होगा। अब हम लोग सीख चुके हैं कि नीचे आने से इन बॉटम की तरफ मूव करेंगे मेटल को, तो सारा लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग की तरफ बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करें कि पीपीएस थ्री और क्लोरीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड तरफ बिहेव करेगा, तो क्या होगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन है उसको डी में भेज देगा, तो ये हो जाएगा D8 हो जाएगा। और 4 लिगेंड है तो उसको डी का एक ऑर्बिटल चाहिए, तो हम अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरफ मानते हैं तो यहाँ पे डी का एक ऑर्बिटल क्या होगा, खाली कर देगा सब, यानी यहाँ पे पेयरिंग करवा देगा। तो पेयरिंग के बाद सिचुएशन क्या होगा, तो सिचुएशन ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी एक खाली हो गया, एक खाली हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन में आएगा DsP2 और शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर। ठीक है, और सिस्टम क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन किसके लिए बात कर रहे हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं अबाउट विल्किंसन कैटलिस्ट, ये ध्यान देना आप लोग। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसका आपको ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का रोल होता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, आपके एलिमेंट को पहचानना, यानी आपके एलिमेंट यानी आपके सिस्टम में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसको पहचानने के लिए हम लोग यूज करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि Rn+2, ठीक है, तो Rn+2 ब्राउन रिंग बनाएगा, बट ब्राउन रिंग के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग में NO का स्टेट +1 हो जाता है, NO का स्टेट +1 हो जाता है, तो आयरन का स्टेट भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ब्राउन रिंग का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, तो ब्राउन रिंग का फॉर्मूला है Fe H2O 5NO। ठीक है, तो ये ब्राउन रिंग का फॉर्मूला, और बाहर में ब्रैकेट में SO4 होता है, ब्रैकेट के बाहर SO4 होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि इसमें NO का स्टेट क्या होगा, तो बताओगे NO का स्टेट इसमें होता है +1, अगर NO का स्टेट +1 होगा तो Fe का स्टेट भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट कि ब्राउन रिंग के फॉर्मूला में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, तो आप बोलोगे +1, क्या बोलोगे, +1। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन, तो ध्यान देना +1 में मतलब क्या होगा, D6S1 हो जाएगा +1 मतलब। अब आपको पता है कि 6 लिगेंड केस में क्या होगा, S और P का ऑर्बिटल तो पक्का ऑक्यूपाई करता है, और लिगेंड चूंकि वीक है तब भी क्या होगा, ये D7 हो जाएगा, और पेयरिंग अंदर होगा नहीं क्योंकि लिगेंड क्या है, वीक है, तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और सिस्टम हो जाएगा पारा मैग्नेटिक। ठीक है, अनपेल्ट्रॉन कितना होगा जी, तो अनपेल्ट्रॉन होगा 3 अनपेल्ट्रॉन होगा। बस समझ में आ गया।
अब ध्यान दोगे, जो निकल है, निकल को हम लोग टेस्ट करने के लिए हम इसमें डालते हैं हम लोग डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन, जो ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं आपको, ठीक है। इसमें रेड पीपीडी बनता है। इस पीपीडी वाले फिगर में आप लोग ऑलरेडी इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें ऐसा कुछ फिगर बनता है, निकल यहाँ पे सेंटर पर रहेगा Na+2, और यहाँ पे NN डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ये ऐसा कुछ फिगर बनता है, आपको इसको रिवाइज कर नोट्स को, इसमें पढ़ाया हुआ है ये चीज़ आपको। तो डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन में एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, उससे इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इस केस में आपका निकल को जो हाइब्रिडेशन होगा क्या होगा, DsP2 होगा, शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लानर होगा, ठीक है। और सिस्टम क्या होगा, डायमेटिक होगा। ये चीज़ समझाया हुआ था। तो जगह निकल का एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी उस केस में जो फॉर्म करता है आपको बताया गया। इस तरह से हम लोग निकल को पहचानते हैं। बस समझ में आया? अब ध्यान देना, अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको ध्यान समझना। ये सारा आपके आंसर में दिया हुआ है और आने का इसमें हाई चांस रहता है आपसे क्वेश्चन पे। तो ध्यान देना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, इसको बोल सकते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। जैसे मान ले कि NiCO4 है, तो इसमें निकल का शेड क्या 0 होगा। FeCO5 में क्या होता है, निकल आयरन का शेड 0 होगा, और CrCO6 में इसका शेड 0 होगा, ठीक है। ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, इनसे में गौर करने की बात है कि निकल का एटॉमिक नंबर कितना 28 होता है, और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है आपका मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। क्या होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। उसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन ऐड अप करेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐड अप करेगा, क्या हो जाएगा 36, ठीक है। Fe26 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, कितना हो गया 36। क्रोमियम 24 और 12 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है लिगेंड के कारण, तो क्या हुआ 36। तो गौर करना, इन सारे में आपका EN रूल ओबे कर रहा है, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे कर रहा है, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन का सम है वो नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो रहा है। ये ऊपर का जितना भी है इट ओबे EN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक रूल को ओबे कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान ना, अगर बात करता हूँ MnCO6, तो MnCO6 में Mn का 25 प्लस CO का 12, 6 CO है ना, तो 12 होगा इक्वल 37 होगा। तो कहीं ना कहीं देख रहा ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस से एक ज़्यादा है। तो होता क्या है कि MnCO6 वाले कॉम्प्लेक्स का टेंडेंसी होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता था ऐसा एक, यानी एक कॉम्प्लेक्स खुद को इस फॉर्म में चेंज करता है। रीजन क्लियर है, ताकि ये अपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ऑब्टेन कर पाए, ठीक है। सिमिलरली ध्यान देना, VCO6 में आप इसको एडअप करो तो क्या होगा 23 प्लस 12, इसका EN कितना होगा, इसका EN होगा 35। अपने नोबल गैस के से कितना कितना दूर है, एक दूर है, एक वन लेस है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है अपने सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है और फॉर्म करता है VOCO6 माइनस, यानी खुद को अपने नियरेस्ट नोबल गैस में पहुंचाने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि जो Mn वाला जो कॉम्प्लेक्स है खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और वीक जो वैंडियम का जो कॉम्प्लेक्स है वो खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा, बिहेव करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान देना, ठीक है। अब गौर करना, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ देखोगे MnCO Mn2CO Hol 10,
ठीक है। इसका फिगर कैसे होगा, इसमें होता क्या है कि हर एमएन में 5 लिगेंड है, ईच एमएन में 5 लिगेंड है, तो ध्यान ना, तो एमएन एमएन के अराउंड 5 लिगेंड आ जाएगा सीओ का, और यहाँ भी 5 लिगेंड आ जाएगा। इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं एमएन के सिस्टम में एक अनपेल्ट्रॉन बच जाएगा। एमएन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन 0 है, तो ऑक्सीडेशन 0 होगा, तो ध्यान देना, तो D5S2 है, D5S2 है, तो ध्यान ना, अगर CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयरिंग हो तो क्या D7 होगा, D7 होगा, तो उसमें 5 लिगेंड में क्या होता है, 5 लिगेंड में एक ही डी ऑर्बिटल चाहिए, तो पेयरिंग करेगा तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होना चाहिए था। अब उसको एक डी ऑर्बिटल अगर खाली करना 5 में, 5 लिगेंड में क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडेशन होता है sp3d होता है ना, या dsp3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको पेयरिंग करेगा तो ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाएगा। तो अब गौर करोगे, एमएन के सिस्टम में एक अनपेल्ट्रॉन होता है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये अनपेल्ट्रॉन है, और इस सिस्टम को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, तो होता क्या है कि Mn2CO10 में जो अनपेल्ट्रॉन है, दोनों एमएन का आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि Mn2CO10 में नंबर ऑफ अनपेल्ट्रॉन कितना है, तो बोलोगे 0 है, ठीक है। इसमें मेटल ओवरलैप करके बॉन्डिंग बनाता है, बनाएगा, तो इसमें बोला गया है कि Mn2CO10 में मेटल बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, मेटल बॉन्डिंग क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि इस फिगर में इस कंपाउंड में Mn का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, तो ध्यान ना, Mn 25 होता है, 25 प्लस 5 डिग्री मतलब 10 होगा, ठीक है। और ध्यान देना, क्योंकि Mn ओवरलैप हो रहा है, तो Mn के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे वाले Mn का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो उसमें एक ऐड कर लेंगे, तो टोटल कितना हो, 36 हो जाएगा। यानी Mn2CO10 में जो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 36। इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता आपसे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों लोग, बच्चों लोग? नो सर। ठीक है, ये सारा चीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सारा फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इवन इस पे क्वेश्चन भी पूछ चुका है नीट में। एक फिगर होता है CO2 CO हॉलेट, ठीक है, CO2 CO हॉलेट, इसका फिगर कैसा होता है, इसमें ना कोबाल्ट में एक ओवरलैप होगा, बाकी जो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वो यहाँ देगा, बाकी 3 CO जो है दोनों साइड से आएगा। इसका फिगर ऐसा होने वाला है, इसका फिगर इस तरीके से होने वाला है। बाकी Fe2CO हॉलेट में कैसा होगा, तो Fe और Fe के बीच में 3 CO आएगा, बाकी 3 CO इधर है, 3 CO इधर है। इसका मतलब इस फिगर में Fe के बीच में कोई ओवरलैप नहीं है, Fe यानी मेटल के बीच में कोई ओवरलैप नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना। Fe3CO12 में कैसा होगा, इसमें 3 आयरन एटम है, ठीक है, यहाँ 3, यहाँ पे 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, और बाकी जो 2 है ब्रिजिंग का काम कर रहा है, और प्लस इस फिगर में 3 मेटल ओवरलैप दिख रहा है आपको, जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, ये मेटल ओवरलैप है, यानी आयरन का ओवरलैप इसके पास है, ठीक है। ये होगा Fe3CO12 का फिगर, ठीक। सिमिलर बात करते हैं Ru3CO4 या फिर ओस्मियम 3CO12 और ओस्मियम 3CO12, ठीक है। अब इसका फिगर हमको ड्रॉ करना था ना, तो मेटल को हम M मान लेते हैं, तो यहाँ पे मेटल ओवरलैप करके आपके पास 3 बॉन्ड बना हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, और हर मेटल के पास 4 CO दिख रहा है आपको,
4 CO दिख रहा होगा। तो इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ फिगर बना के दिया हुआ है आपके CO कोबाल्ट 4 CO 15 का एंड RH4 CO 15 का, ठीक है। तो फिगर आप चेक कर लेना एक बार। आप देख लेना कि एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो भी फिगर दिया हुआ वो इम्पोर्टेंट आपके लिए है। एनसीईआरटी में जो फिगर आपको दिखेगा इन सब में से उसको आपको फॉलो कर लेना आपको। तो रिफर एनसीईआरटी, ये तो इसका फिगर आपको दिखेगा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो जो फिगर एनसीईआरटी में दिया होगा उसको बाय हार्ट कर लेना, उसको बाय हार्ट कर लोगे आप लोग। कुछ लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ध्यान देना, जब भी आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि उसमें आपका लिगेंड होता है मेटल से अटैच होता है, और ये क्या होता है, ये होता है हाईली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये होता है हाईली स्पॉन्टेनियस, यानी आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनना चाहता है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, हाईली फेवर्ड होता है, हाईली फेवर्ड होता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखाया गया है। जैसे मान लेते हैं कोई M मेटल है जिसमें 4 लिगेंड अटैच होगा, तो यहाँ पे Ml4 कॉम्प्लेक्स बनेगा, Ml4 कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसको बोलते हैं के इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसको बोल रहे हैं के इक्विलिब्रियम। ध्यान ना, इस के इक्विलिब्रियम का वैल्यू जितना हाई होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं के इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप इसको एक और नाम दिया गया है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या बोला गया है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोला गया, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या बोला गया है, के इक्विलिब्रियम। इसका वैल्यू जितना हाई होगा उतना ही क्या होगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स है ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। यानी के इक्विलिब्रियम का वैल्यू जितना हाई होगा उतना ही Ml4 का अमाउंट ज़्यादा बनेगा। Ml4 यानी कॉम्प्लेक्स का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा फॉर्म करेगा। अब ध्यान देना, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे मान ले कि यहाँ पे 4 लिगेंड अगर दिख रहा है आपको, तो चारों लिगेंड क्या होता है, एक बार अटैच नहीं होता है, एक बार अटैच नहीं होता है, ये 1 by 1 करके अटैच होगा, ये 1 by 1 करके आपको अटैच करना है इसको आपको, ठीक है। ध्यान देना, तो पहला लिगेंड मान लेते हैं कि जब अटैच होता है तो यहाँ पे Ml बनेगा, और इसके लिए जो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम K1 बोल दे रहे हैं, यानी इस प्रोसेस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम K1 बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो K1 का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सिमिलरली अगला लिगेंड हम अटैच करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो उसके लिए Ml2 बनेगा, तो उसका हम K2 लिख दे रहे हैं। फिर Ml2 से Ml3 फॉर्मेशन के लिए हम K3 यूज कर रहे हैं, और Ml3 से Ml4 बनने के लिए हम K4 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बोला क्या गया है, इन सबको जब ऐड करोगे ना, इसको हम रिएक्शन 1 बोल दे रहे हैं, इसको 2 बोल दे रहे हैं, ये 3 है और ये 4 है। तो जब सारे को ऐड करोगे ना, तो होता क्या है, आपको नेट रिएक्शन क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलने वाला है M+4L गिव्स Ml4, ठीक है। और इसका जो कांस्टेंट होगा उसको बोलते हैं हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे उसको बीटा 4 करके दिखाया हुआ, बीटा 4 करके लिखा हुआ है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो जो K1 K2 K3 K4 दिख रहा है उन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन को जब हम ऐड करते हैं ना, रिएक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा 4 है वो सारे का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, यानी इंडिविजुअल फॉर्मेशन जो भी वैल्यू है उसके क्या मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। और ध्यान रखना, जो सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब K1 K2 K3 का बात कर रहे हैं। जो सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू क्या होता है, घटता जाता है, यानी सबसे बड़ा K1 होगा, फिर उससे K2 छोटा होगा, K3 और छोटा होगा, K4 और छोटा होगा, ठीक है। आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक टर्म होता है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो हम लोग बीटा 4 देख रहे हैं ना, यहाँ पे बीटा 4 क्या हो गया, आपके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट किसको बोलेंगे,
तो बीटा 4 यानी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसका इनवर्स तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/β4। ठीक है, ये हो गया आपका इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया है कैलकुलेट इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द NiNH3 whole set plus 2 given that बीटा 6 मतलब बीटा मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट और 6 मतलब 6 लिगेंड का। 6 लिगेंड जब अटैच होता है तो उस केस में जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट बनेगा उसको बोला गया है बीटा 6 और उसका वैल्यू दिया है 2 × 10⁻12 है। तो अगर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट कितना होगा तो आपको पता है कि इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, तो आपके स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होगा। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू को उल्टा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक को डाउट है तो पूछ सकते बच्चे लोग। नो सर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं है। अब ध्यान ना, जब बात करें स्टेबिलिटी कांस्टेंट का, स्टेबिलिटी कांस्टेंट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान ना, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है इरविंग विलियम्स ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, तो पहला बोला गया है इरविंग विलियम्स ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है ये फॉर डाइवैलेंट आयन के लिए दिया गया था, तो बोला गया है कि आपका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का जो ऑर्डर होगा इस ऑर्डर में चलेगा, यानी +2 स्टेट में मेटल होगा तो इस ऑर्डर में चलेगा। इसमें लिगेंड कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता है, रिस्पेक्टिव लिगेंड्स ये ऑर्डर फॉलो करना है। अब ध्यान, अगर मान लेते हैं कि मेटल +3 स्टेट में होगा और मेटल +2 स्टेट में होगा तो जो के होगा यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसका वैल्यू +3 के लिए ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू +2। हमको पता भी है CFSE से, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन से हमको पता है +3 स्टेट में जो मेटल होता है उसके इसमें आपका जो एनर्जी है वो ज़्यादा इवॉल्व करेगा और सिस्टम को स्टेबल करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि +3 वाला जो के होगा वो +2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो इरविंग विलियम्स ऑर्डर है उसको ध्यान देना है। और ध्यान ना, उसके अलावा एक टर्म होता है क्लास A एक्सेप्टर। ठीक है, तो इसमें मेटल आयन कौन कौन होगा, तो मेटल आयन होगा ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, या इसमें होगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा यानी F ब्लॉक का बात कर रहा हूँ, या फिर अर्ली ट्रांजिशन मेटल्स होगा, यानी अर्ली ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या होगा ग्रुप 3 से ग्रुप 6 तक का। तो ये सब जो भी, तो इसको बोला गया है, ध्यान देना, यहाँ जो भी मेटल है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है कि जब आपका लिगेंड होगा जो या तो F होगा या तो O होगा या तो N होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन डोनर होगा, तभी आपका क्या होगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, यानी मेटल आयन अगर यहाँ होगा तो ये सब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा कब, जब आपका लिगेंड होगा F O या N डोनर होगा। ठीक है, और एक होता है क्लास B एक्सेप्टर। इसका मतलब क्या होता है, जब आपका कॉम्प्लेक्स होगा ट्रांजिशन मेटल, ये सारे लिस्ट में है। ठीक है, यानी रिलेटिवली क्या होगा इन सब मेटल का जो d ऑर्बिटल होता है, डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव आपका जो रिलेटिव डेंसिटी होता है ना वो ज़्यादा होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है थोड़ा हाई होता है। ठीक है, ये सब जो मेटल है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ FON डोनर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक होता है चिलेट इफेक्ट, तो चिलेट इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। जब भी आपके पास लिगेंड होता है मल्टी डेंटेड
तो उस प्रोसेस में चूंकि रिंग फॉर्म करता है, इसको मतलब बोलते हैं चिलेट रिंग, और प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन, और इफेक्ट को बोलेंगे चिलेट इफेक्ट। इफेक्ट को बोलेंगे चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी में एक टर्म होता है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, इसमें गौर करना, जब भी आपके पास मल्टी डेंटेड लिगेंड होगा, देखो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट किसको बोलते हैं समझ में आना चाहिए आपको। जब भी आपके पास मल्टी डेंटेड लिगेंड होगा और मल्टी डेंटेड लिगेंड के अंदर साइक्लिक होगा, जैसे मान ले यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड का फिगर नीचे दिया हुआ है, इसमें देखोगे यहाँ पे 2 एन सेंटर है, यानी मल्टी बाइडेंटेड लिगेंड है, और ध्यान देना फिगर में ही रिंग बना हुआ है। ठीक है, तो मल्टी डेंटेड लिगेंड एन फिगर उसके अंदर क्या साइक्लिक है, हैविंग नो स्टेरिक इफेक्ट। तो साइक्लिक अगर फिगर के अंदर ही अगर साइक्लिक फिगर बना हुआ है तो उसके अंदर स्टेरिक इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इससे होता क्या है कि आपका जो स्टेबिलिटी है फर्दर इंक्रीज कर जाता है, यानी आपका जो स्टेबिलिटी है वो फर्दर क्या होगा, इन्हांस हो जाएगा। इसको बोलते हैं लोग मैक्रो साइक्लिक इफेक्ट। यानी अगर लिगेंड के अंदर ही अगर साइक्लिक रिंग बना हुआ है तो उससे क्या होगा, आपके फिगर में स्ट्रेन ज़्यादा नहीं बिल्डअप होगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रेन ज़्यादा बिल्डअप नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, आपका सिस्टम क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। सिस्टम क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना, ठीक है, अभी भी फिर से डाउट पूछना आपका। कॉम्प्लेक्स, सर कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ तो कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट होने में जो, जैसे मान ले कि M से 4 लिगेंड अटैच करके हम बना रहे हैं Ml4, और उसके लिए हम β4 लिख रहे हैं इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो अगर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो कॉम्प्लेक्स से टूटने का नहीं, इस प्रोसेस का रिवर्स होने का आपसे पूछा जा रहा है, यानी आपका जो वैल्यू होगा 1/β4। ठीक है, इसको सिंपली बोल सकते हो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट क्या होता है समझ में आ चुका हम लोग को। ठीक है, चलो इसके साथ इस टॉपिक को हम लोग बाइंड अप करते हैं।